नमस्कार। आपका अभिनंदन। मैं हूं सुधांशु रंजन। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में महापर्व चल रहा है, उत्सव का माहौल है, क्योंकि चुनाव जो है वो लोकतंत्र का महापर्व माना जाता है और अभी मौसम है चुनाव का भारत में। तो आज तथ्यता में हम चर्चा कर लें चुनाव की, लोकतंत्र की। पहले समझ लें लोकतंत्र क्या होता है और किस तरह का लोकतंत्र भारत में है, और फिर चुनाव की क्या पद्धति है, क्या इतिहास रहा है। इन तमाम मुद्दों पर आज तथ्यता में हम बात करेंगे। सबसे पहले ये समझ लें कि लोकतंत्र क्या होता है। उसकी जो सर्वमान्य परिभाषा है लिंकन की, उसी को लोग मानते हैं कि डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। वैसे लिंकन ने तो गेटिसबर्ग स्पीच में जो एक सार्वजनिक सभा थी उसमें हठात ये बात कहती थी और वो सर्वमान्य परिभाषा बन गई। लेकिन सवाल है कि जनता का जनता के द्वारा और जनता की सरकार ये कैसे चुनी कैसे जाती है। तो लोकतंत्र में माना जाता है कि बहुमत जिसके साथ होगा उसकी सरकार बनेगी। लेकिन बहुमत की अवधारणा क्यों आती है और फिर अल्पमत का क्या होगा। एक बड़ी चर्चित पुस्तक है एडी लिंडसे की पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट, और उसके खंड 1 में यानी मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट वॉल्यूम 1 में एक घटना की चर्चा है। वैसे उसका दूसरा खंड आया नहीं, केवल एक ही खंड आया, लेकिन जब पुस्तक छपी थी तो वॉल्यूम 1 के नाम से छपी थी और घोषणा की गई थी कि इसका दूसरा खंड भी आएगा, लेकिन वो आया नहीं। उस पुस्तक में घटना का जिक्र है पोलैंड में 14वीं शताब्दी में जो सिटी काउंसिल थे उनके बारे में। वहाँ उस काउंसिल में जो भी निर्णय होता था वो सर्वमत से होता था, यानी यूनानिमस डिसीजन। और जब सर्वमत का प्रावधान हो तो फिर हर सदस्य को, हर व्यक्ति को ये अधिकार मिल जाता है कि वो इसको वीटो कर सके। यानी एक व्यक्ति भी चाहे तो वो बाकी सभी पे भारी पड़ सकता है और निर्णय को रोक सकता है। तो उस सिटी काउंसिल में एक सदस्य ऐसा था जो हर निर्णय को वीटो करता था और इस कारण कोई निर्णय हो ही नहीं पाता था। स्थिति ये हो गई कि बजट भी आवंटन नहीं किया जा सकता है। अब बजट नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा, निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं। तो यानी बिल्कुल जो है अवरोध की स्थिति पैदा हो गई। बाकी सदस्य बहुत चिंतित हुए तो सबने मिलकर के एक फैसला किया कि एक बार ऐसा करते हैं कि हम लोग एक इमरजेंट मीटिंग, आपातकालीन बैठक बुलाते हैं और उस सदस्य को सूचना इतनी देर से देंगे कि वो सभा स्थल पे समय से पहुंच ही नहीं पाए। और यही हुआ कि मान लीजिए 10 बजे से बैठक होनी है तो उसको 9:30 बजे जाकर के किसी ने संदेश दिया कि अभी बैठक आधे घंटे में होने वाली है। वो समझ गया कि कोई षड्यंत्र है और जैसे चिट्ठी मिली तो वो बिना कपड़ा बदले जैसे जिस वेश में था वैसे ही वो दौड़ा हुआ सभा स्थल पर पहुंचा। लेकिन उसके पहुंचने में स्वाभाविक है थोड़ी देर हो गई थी, समय पर नहीं पहुंच पाया। तब तक अंदर से दरवाजे बंद कर दिए गए थे। उसने बहुत दस्तक दी, दरवाज़ा खोला नहीं गया क्योंकि लोगों को पता था कि वही सदस्य आया होगा, उसका काम ही है शैतानी करना। जब दस्तक देने के बाद बहुत देर तक प्रयास करने के बाद दरवाजे नहीं खोले गए तो ये इतना हताश और निराश हो गया कि वो दीवार पे चढ़ करके छत पे चला गया और उस हॉल में जो एक फायर प्लेस के ऊपर एक खुली जगह होती है उससे जो है वो अंदर कूद गया। जैसे ही वो कूदा उसे सुनाई पड़ा कि यह निर्णय सर्वमत से पारित हुआ, इसमें किसी का विरोध नहीं है। अब उसको पता नहीं था कि ये निर्णय किस बारे में है, लेकिन वो चिल्लाया, नहीं नहीं मैं विरोध कर रहा हूं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। उसको कुछ भी पता नहीं था किस बारे में फैसला है, लेकिन वो उसने वीटो कर दिया। अब वीटो कर दिया, इससे एक अन्य सदस्य को इतना गुस्सा आया कि उसने वहीं पर तलवार निकाली और इसके ऊपर उसने वार किया और उसका सर धड़ से अलग हो गया, यानी उसी समय उसकी मौत हो गई। इस घटना से एक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ कि अगर सर्वमत पे जोर दिया जाता है तो उसकी परिणति हिंसा में होती है, यानी इससे रक्तपात होगा और काम नहीं हो पाएगा। तो दूसरा बेहतर तरीका क्या हो सकता है। तो फिर यह हुआ कि अगर सर्वमत संभव नहीं है तो बहुमत से हो, और इसी तरह से बहुमत का सिद्धांत सामने आया कि बहुमत से ही काम होता है और लोकतंत्र में भी फिर उसी सिद्धांत को अपनाया गया। लेकिन बहुमत का कहीं भी अर्थ नहीं होता है कि अल्पमत को दबाया जाए। ये अर्थ नहीं है कि 51% लोग 49% पर शासन करें।
मतलब 2-4% पर भी आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुमत का सिद्धांत मान लिया जाए तब तो 51%, 49% पे कर सकता है। ये बहुत सारे विवाद शुरू से रहे हैं और इसीलिए एलेक्सी डी टॉकविल ने जो बहुत चर्चित पुस्तक अमेरिका के ऊपर लिखी थी, डेमोक्रेसी इन अमेरिका, उसमें उन्होंने टिरेनी ऑफ द मेजॉरिटी नामक मुहावरे का इस्तेमाल किया है कि लोकतंत्र में कोई आतंक बहुमत का नहीं हो सकता। इसलिए जब से लोकतंत्र का उदय हुआ तो साथ ही साथ अल्पसंख्यकों के अधिकारों के ऊपर भी चर्चा शुरू हो गई, बहुत पहले से शुरू हो गई। हम देखते हैं कि 1814 में वियना कांग्रेस में ये सवाल उठाया गया कि जर्मन यहूदियों और जो जर्मनी में पोलैंड मूल के लोग रह रहे हैं उनके अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए। उन पर काफ़ी चर्चा हुई और ये आशा व्यक्त की गई कांग्रेस में कि रशिया, प्रूसिया और ऑस्ट्रिया में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उसके विपरीत व्यवस्थित तरीके से अल्पसंख्यकों के खिलाफ जुल्म किए गए और बहुत सारे जो है अवैध काम हुए। तो वो कांग्रेस में जो आशा व्यक्त की गई थी वो उसका कोई ठोस परिणाम नहीं निकला। फिर 1856 में पेरिस कांग्रेस होती है और उसमें ऑटोमन एम्पायर में यहूदियों और ईसाइयों की स्थितियों पर, उनके हालात पे काफ़ी गंभीर चर्चा हुई और ब्रिटेन में विलियम ग्लैडस्टोन ने ऑटोमन एम्पायर में बुल्गारियाइयों की सामूहिक हत्या को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था चुनाव में। उसके बाद हम देखते हैं 1878 में बर्लिन कांग्रेस होती है और वहाँ पर रोमानिया में यहूदियों की स्थिति पर काफ़ी चर्चा हुई। वैसे सर्बिया और बुल्गारिया में भी जो यहूदियों की स्थिति थी उसमें भी थोड़ी चर्चा हुई, लेकिन मुख्य रूप से रोमानिया के ऊपर चर्चा हुई। लेकिन 19वीं शताब्दी में बहुत ठोस परिणाम नहीं निकले। हालांकि 3 ऐसे कानून अलग अलग देशों में बने जहां अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकार दिया गया और इसमें पहला कानून जो बना वो जुलाई 1849 में रिवॉल्यूशनरी पार्लियामेंट जो हंगरी की थी उसने कानून बनाया अल्पसंख्यकों के अधिकारों को लेकर के। फिर 1867 में ऑस्ट्रिया में इसे कोडिफाई किया गया, यानी कानूनी शक्ल दिया गया कि अल्पसंख्यकों के ये अधिकार होंगे। और 1898 में बेल्जियम में भी इसी तरह से कानून बनाया गया। वर्साई पीस कॉन्फ्रेंस जो शांति सम्मेलन 1919 में हुआ उसमें सुप्रीम काउंसिल ऑन न्यू स्टेट्स ने ये शर्त रखी कि जो सक्सेसर स्टेट्स हैं, जो नए राज्य हैं, उनको मान्यता तभी मिलेगी जब वो माइनॉरिटी ट्रीटी जो अल्पसंख्यकों से संबंधित संधि है उन पर हस्ताक्षर करेंगे। तो उन राज्यों ने हस्ताक्षर तो किए लेकिन उनका उल्लंघन भी भरपूर, बहुत ज़्यादा उल्लंघन हुआ। तो देखते हैं कि इसमें दूसरे विश्व युद्ध तक तो स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जब संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ तो उसमें जो यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर बनाए गए उसमें अल्पसंख्यकों के अधिकार को शामिल किया गया और यहाँ तक कि जो बहुत छोटा समुदाय LGBT है उसके लिए भी योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल ने उसको मान्यता दी और उसको स्वीकृति प्रदान की गई। जहाँ तक भारत की बात है तो भारत के संविधान में शुरू से ही ये बिल्कुल साफ कर दिया गया कि इसमें कहीं कोई भेदभाव जाति, संप्रदाय, लिंग, जन्मस्थान के नाम पर नहीं होगा। इसलिए अनुच्छेद 14 में कहा गया कि सबको समानता का अधिकार और कानून के समान संरक्षण का अधिकार प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 15 और 16 में ये बात साफ की गई। उस समय प्रस्तावना में सेकुलर शब्द नहीं था, इसलिए जब 42वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में सेकुलर शब्द जोड़ा गया तब बहुत सारे विधि विशेषज्ञों का यह मानना था कि उसको जोड़े बिना भी भारत का संविधान पूरी तरह से सेकुलर था, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट प्रावधान था कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि भारत में इससे बढ़ करके अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए गए। अनुच्छेद 25, 29 और 30 में साफ लिखा गया 25 में कि सबको अपने धर्म का टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपेगेट करने का अधिकार है, 25 कहता है। 29 में है कि अपनी संस्कृति को, धर्म को सुरक्षित रखने का अधिकार, और 30 में तो है कि अल्पसंख्यक चाहे वो धार्मिक अल्पसंख्यक हो, भाषाई अल्पसंख्यक हो, उनको अधिकार है कि वो शैक्षणिक संस्थान शुरू करें और उसको अपने ढंग से चलाएं, राइट टू एडमिनिस्टर। वैसे सुप्रीम कोर्ट ने फ्रैंक एंथनी और कुछ अन्य मामलों में कहा कि राइट टू एडमिनिस्टर डजंट मीन राइट टू मेल एडमिनिस्टर।
तो खैर वो तो एक कानूनी व्याख्या है जिस पे कभी और चर्चा होगी, लेकिन ये है कि कुछ विशेष अधिकार अल्पसंख्यकों को दी गए। तो मैं ये बिल्कुल साफ कर देना चाहूँगा कि कहीं भी ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि लोकतंत्र जो है वो बहुमत का शासन है। बहुमत से सरकार भले चुनी जाए, लेकिन अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी भी तरह से कोई अन्याय जो है वो लोकतंत्र के सिद्धांत के खिलाफ है, बल्कि उन्हें पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए। और एक विकसित लोकतंत्र का मतलब यही है कि सरकार के अलावा जो बहुसंख्यक जो समुदाय है उसकी जिम्मेदारी एक तरह से बनती है कि वो अल्पसंख्यकों के अंदर सुरक्षा का भाव पैदा करे। भारत में जो लोकतंत्र है उसको हम कहते हैं प्रतिनिधि लोकतंत्र, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी जनता सांसदों को चुनती है, विधायकों को चुनती है। लोकतंत्र के कई प्रकार हैं, उसमें एक प्रकार रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है, और उसमें हमने जो है वेस्टमिंस्टर मॉडल को लिया, जो संसदीय व्यवस्था है उसमें जहां हम सीधा ही सांसद और विधायक का चुनाव करते हैं। इसको चुनने का तरीका जो है वो कहलाता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसको तकनीकी भाषा में प्लूरलिटी सिस्टम भी कहते हैं। प्लूरलिटी इसका मतलब कि जिसके पास अधिक वोट हो गया। अब इसमें यह है कि प्रतिशत कुछ जरूरी नहीं है, किसी को चाहे 20% मत मिल जाए, 30% मिल जाए, लेकिन अगर उसको सर्वाधिक मत मिल गया है तो वो चुनाव जीत जाता है। इस पर सवाल उठते हैं कि ये क्यों ऐसा है। अगर 50% से कम हो तो फिर उसको निर्वाचित मानना जो है वो गलत है, लेकिन फर्स्ट पास्ट पोस्ट के तहत यही हो रहा है। और उसके कई उदाहरण हैं। एक 1983 का उदाहरण है, जब आसाम में ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन के द्वारा जो है विदेशी नागरिकों के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चलाया जा रहा था, जिसमें बांग्लादेश से काफ़ी लोग आए थे और उसके विरोध में आंदोलन चल रहा था। लेकिन उस समय की केंद्र सरकार ने वहाँ पर चुनाव की घोषणा कर दी, तो एक बहुत बड़ा नरसंहार हो गया था। नेल्ली कार्नेज के नाम से इसमें जानते हैं। इसमें एक अल्पसंख्यक समुदाय के 2000 लोग मारे गए थे। तो चूंकि आसू ने चुनाव बहिष्कार का आह्वान किया था, तो लोगों ने जो है सो चुनाव का प्रचार नहीं किया। किसी ने तो नामांकन बहुत ने नहीं किया, किसी ने कर दिया। तो एक क्षेत्र से एक उम्मीदवार को केवल 23 मत प्राप्त हुए और वो विधायक बन गया। तो ये भी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम का एक उदाहरण है कि केवल 23 मत पा करके जो है कोई विधायक बन जाता है। 2017 में श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला चुनाव लड़े, तो पहले चरण में 7% मतदान हुआ और इतनी हिंसा हुई, 8 लोग मारे गए कि दोबारा चुनाव कराना पड़ा। और फिर दूसरी बार जब हुआ तो केवल 2% मतदान हुआ और उसमें कुछ वोटों से जो है फारूक अब्दुल्ला चुनाव जीत गए। तो ये भी इस व्यवस्था की एक खामी मानी जाती है, जिसपे लोग कहते हैं कि विचार करने की ज़रूरत है, कि इस पर विचार होना चाहिए। अब बहुत संक्षेप में हम अपने इतिहास को जान लें कि जब भारत आज़ाद हुआ तो पहली बार आम चुनाव 1952 में हुआ था। 489 लोकसभा की सीटें थी और लगभग 4500 जो था विधानसभा की सीटें थी। इसके पहले जो चुनाव हुए थे 1936 में, वो निर्वाचित प्रतिनिधि जो विभिन्न प्रदेशों में थे, उन्होंने संविधान सभा के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया था। तो आज़ादी के पहले केवल 14% लोगों को मताधिकार प्राप्त था, जो ग्रेजुएट थे या जो कर देते थे। तो एक सीमित मताधिकार था, लेकिन उन्होंने जो प्रतिनिधि भेजे थे, उन्होंने एक झटके में जो है वो यूनिवर्सल फ्रेंचाइज यानी सबको मताधिकार दे दिया। ये बड़ा ही क्रांतिकारी कदम था। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, किसी भी संप्रदाय का हो, हर व्यक्ति को है मताधिकार मिला। और सिद्धांत ये था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी चाहे कोई बड़ा हो छोटा हो, उसको एक ही मत देने का अधिकार है और उस मत का मूल्य भी एक समान होगा। इसको लेकर के बहुत जो है चिंता भी जताई गई थी। और जब चुनाव की घोषणा हुई तो बहुत बड़ी चुनौती थी सरकार के सामने और चुनाव आयोग के सामने भी, क्योंकि इतने लोगों का जो है मतदाता सूची में नाम डालना इतना बड़ा जो है ये काम था कि जब पहला चुनाव हुआ तो विदेशों से पर्यवेक्षक, राजनीतिक विशेषज्ञ, पत्रकार आए कि किस तरह से संभव हो पा रहा है। लेकिन ये काम किया और भारत के संविधान में इतना ही नहीं, चुनाव आयोग को उसने एक संवैधानिक दर्जा दिया। ये अभी तक भारत एकमात्र देश है पूरी दुनिया में जिसने चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अन्य देशों में ये काम नहीं हुआ है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कितना महत्व दिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को, ये बात बिल्कुल जाहिर होती है कि किस तरह से यहाँ चुनाव जो है उसको निष्पक्ष रखने के लिए कोशिश की हमारे
जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, संविधान निर्माताओं ने कोशिश की। तो 489 लोकसभा सीट और 4,500 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुए। जो कुछ लोकसभा सीट थे उसमें कुछ में तो एक सदस्य वाली सीट थी, 1 सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ जो थी वो 2 सदस्यों वाली डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी 172 सीट ऐसी थी जो डबल मेंबर, जहां से सामान्य सदस्य भी चुने जाते थे और जो आरक्षित सूची से अनुसूचित जाति और जनजाति उसके लिए भी सांसद चुने जाते थे। कुछ ऐसी सीटें थी वो 172 थी, और कुछ जो थी वो ट्रिपल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी, जहां से 3 सदस्य चुने जाते थे। लेकिन बाद में वो प्रथा समाप्त हो गई क्योंकि अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बना दिए गए। ये फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम की एक और खराबी ये होती है कि ज़्यादा मत पाने वाला कई बार जो है वो हार जाता है। जैसे 2014 का चुनाव आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में सबसे अधिक सीटें मिली, उससे कम कांग्रेस को मिली, और तीसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी थी, लेकिन उसको लोकसभा में उसका एक भी सदस्य जीत नहीं पाया। वोटों की संख्या से वो तीसरे स्थान पर थी पूरे देश में। तो हम देखते हैं कि हर व्यवस्था की कुछ खामियां होती हैं, तो इसमें भी ये है। अब धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं। तृणमूल कांग्रेस है, उसको से कम वोट मिला, लेकिन उसके सांसदों की संख्या बहुत हो गई। उसी तरह से डीएमके है, उसको भी कम, क्योंकि उनके वोट जो हैं कुछ खास इलाके में जो हैं वो सिमटे हुए हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ वोट्स के कारण जो है परिणाम इस तरह का आता है। इसको कई बार जेरीमैंडरिंग भी कहते हैं, कि जो चुनाव क्षेत्र का परिसीमन होता है उसमें भी कई बार ये ध्यान रखा जाता है कि ऐसा हो कि उसको फायदा हो जाए। इस पर कुछ टिप्पणी भी की गई है कि जो नेता है वो चुनते हैं कि हमारा वोटर कौन होगा, वोटर नेता नहीं चुनते हैं। ये सारे मुद्दे लोकतंत्र में आते हैं, लेकिन जहां तक भारत की बात है तो कम से कम इसके चुनाव को लेकर के कोई प्रश्न नहीं होता है। बड़ा ही निष्पक्ष तरीके से अब तक चुनाव होता रहा है। सरकारें बदलती रही हैं लोकतंत्रात्मक तरीके से। जनता को अपनी ताकत का भी एहसास है। और फिर एक बात दोबारा इसको स्पष्ट करना चाहेंगे कि बहुमत से भले ही निर्वाचन होता हो, लेकिन बहुमत को कोई ज़्यादा अधिकार अल्पमत के ऊपर नहीं मिलता है। अधिकार सबको बराबर मिलता है। ये देश सबका है। बहुत धन्यवाद। आपको अगर हमारे ये कार्यक्रम पसंद आए हो तो आप इसको पसंद करिए, सब्सक्राइब करिए और फॉरवर्ड करिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार।